वेलकम टू इन योर और नेक्स्ट वीडियो। डियर लर्नर्स, अभी तक हमने पढ़ लिया है सेंट्रल डोग्मा का पार्ट 1 और पार्ट 2। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण तथा डीएनए से आरएनए का निर्माण तथा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। आरएनए से किसका निर्माण बच्चों? प्रोटीन का निर्माण। जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहलाता है ट्रांसलेशन। अभी तक दोनों रेप्लिकेशंस तथा ट्रांसक्रिप्शंस के दोनों वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आपने इन्हें समझ भी लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसको समझने के लिए हमें आरएनए की संरचना को जानना होगा तथा उसके अंदर उपस्थित जेनेटिक कोड तथा जो कोडोन होते हैं उसकी संरचना को समझना होगा। हमने अभी तक डीएनए से किसका निर्माण कर दिया बच्चों? आरएनए का। हम आरएनए की संरचना को कुछ मोटे स्तर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये जो हमारी संरचना है वो किसकी है बच्चों? एमआरएनए की। एमआरएनए के ऊपर ये जो अभी क्रम बताया है, ये जो बताए हैं मैंने डॉट डॉट से, इसको आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन क्षारक। ये क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। और इसी के यहां से लेकर यहां तक का जो है क्रम, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, उसी प्रकार हमारा आरएनए भी क्या है बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। लेकिन डीएनए हमारी एक द्विकुंडलित संरचना है और आरएनए हमारा कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर हम देखने वाले हैं इस मैसेंजर आरएनए से अब किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमें दो शब्दों का याद रखना है। एक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? और दूसरा शब्द होता है कोडोन। कोडोन क्या होता है? जेनेटिक कोड को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो नाइट्रोजन क्षारक जो है हमारे पास, नाइट्रोजन क्षारक मतलब ये चीजें, इसके बाद ए यू सी, इसका ये जो इस प्रकार से क्रम होगा उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। अर्थात नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम क्या कहलाता है बच्चों? क्रम। और प्रोटीन की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से। अर्थात नाइट्रोजन क्षारकों तथा एमिनो एसिड के मध्य जो संबंध बनाने के लिए हमारे पास जो क्रम होता है उसको बोलते हैं कौन सा क्रम? कोड, जेनेटिक कोड। कोडोन होता है न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास उपस्थित है आरएनए के अंदर, उसके जो क्रम होता है उसको बोलते हैं क्या? कोडोन। आरएनए के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या कहलाता है बच्चों? कोडोन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये भी हम इससे पहले के वीडियो में आपको समझा चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के टर्म्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन जब हम इसमें से फॉस्फेट समूह को रिमूव कर देते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड। अगर हम फॉस्फेट समूह को क्या कर दें? रिमूव कर दें तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फेट समूह को जोड़ने पर ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब हम चालू करने वाले हैं आज का हमारा जो प्रोसेस है वो जो है वो कौन सा है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप जो है वो है प्रारंभन। प्रारंभन करने से पहले इसको जो हमने एमआरएनए लिया है वो एमआरएनए बच्चों कहाँ पे जाके जुड़ता है? राइबोसोम से। राइबोसोम से जुड़ता है। राइबोसोम की भी कौन सी इकाई से? उप इकाई से। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि राइबोसोम से ही क्यों जुड़ता है? क्योंकि राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है, हम सभी जानते हैं कि यूकेरियोट के अंदर कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं?
18S प्रकार के। 18S राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है 14S, उसके अंदर जो 18S आरआरएनए होता है, 18S आरआरएनए, वो इस जो हमारा एमआरएनए हमने बनाया है उसके अपोजिट जो होते हैं उनके क्रमों को क्या रखता है, पहचानता है। अर्थात यहाँ पे जो हमने एमआरएनए लिया है, एमआरएनए का जो कैप होता है, कैप मतलब जो आगे वाला पोर्शन होता है वो किससे बना होता है बच्चों, एम मिथाइल ग्वानोसिन के, एम मिथाइल ग्वानोसिन, एम मिथाइल ग्वानोसिन से मिलकर बना होता है। और एम मिथाइल ग्वानोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो यहाँ पे कहाँ पे उपस्थित होता है, आरएनए के ऊपर, ये राइबोसोम के ऊपर, किसके ऊपर, राइबोसोम के। इसलिए जो जैसे हम देखते हैं प्लस हमेशा किसके साथ आकर्षित होता है, माइनस के साथ, माइनस कहाँ से आकर्षित होता है, प्लस के साथ। उसी प्रकार जो एन ग्वानोसिन है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कहाँ पे उपस्थित है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई 18S आरआरएनए के पास। तो एमआरएनए जो होता है वो कहाँ पे आके जुड़ सकता है, हमारे राइबोसोम के पास। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जो हमने समझने का प्रयास किया है। अगला जो प्रारंभन के बाद दूसरा स्टेप होगा वो होगा हमारा दीर्घीकरण का। दीर्घीकरण के प्रोसेस के अंदर हम आपको 2 से 4 डायग्राम बनाकर आराम से समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए तथा समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा जो प्रोसेस है वो है बच्चों कौन सा, दीर्घीकरण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इलोंगेशन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमने राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जोड़ दिया है बच्चों किसको, एमआरएनए को, उसको जोड़ दिया है एमआरएनए, अर्थात इन दोनों के बीच में इस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठ गया है। अब इसके ऊपर जुड़ने वाला है कौन सा, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई का मीन्स है राइबोसोम की बड़ी उप इकाई। जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई होती है उसके अंदर 3 साइट्स पाई जाती हैं। एक तो ई साइट्स होती है, दूसरी पी साइट्स होती है और तीसरी कौन सी होती है, ए साइट्स होती है। इन तीनों साइट में से हमारे काम का जो प्रोसेस है वो है क्या, जो पी वाला साइट है, ये फर्स्ट डायग्राम होता है जो ट्रांसलेशन प्रारंभ होने से पहले राइबोसोम और एमआरएनए के बीच में बनाया जाता है। अगला जो प्रोसेस होगा उसके अंदर पहले छोटी जो उप इकाई होती है इसके ऊपर कौन सी इकाई होती है, बड़ी उप इकाई होती है। सबसे पहले जो एक टीआरएनए का जो पिंड, टीआरएनए जो होता है वो आकर जुड़ता है कौन सी साइड से, ई साइड से। कौन सी साइड, ए साइड सॉरी, पी साइड से। कौन सी साइड से, पी साइड से। यहाँ पे हम जानते हैं कौन सी साइड है, ई साइड। ई का मतलब होता है एग्जिट, मतलब यहाँ से जो टीआरएनए जिनका उपयोग कर लिया जाएगा एमिनो एसिड के लिए वो क्या होंगे, एग्जिट होंगे। और अभी एक और साइड बची है यहाँ पे, कौन सी, ए साइड में। सबसे पहले प्रश्न होगा कि टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में कौन सी क्षेत्र से जुड़ता है या कौन सी जगह जुड़ता है। आपको याद रखना है कौन सी जगह जुड़ता है, पी से पी क्षेत्र पर जुड़ता है। तीसरा जो ये जो छोटी उप इकाई, इसके ऊपर बड़ी उप इकाई। यहाँ पे हमने देख चुके हैं एक टीआरएनए जुड़ चुका है, लेकिन जो अगला जो टीआरएनए होगा वो कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, ए वाली साइड पे। कहाँ पे जुड़ेगा, ए वाली साइड पे। ये हमारा पहला टीआरएनए है और ये हमारा दूसरा टीआरएनए। पहला टीआरएनए यहाँ पे जुड़ चुका है और दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ा है। क्या होने वाला है आगे वाला प्रोसेस, इसके यहाँ पे जो बंद होते हैं वो बच्चे होते हैं NH2 का, और इस तरफ जो बंद होता है वो किसका होता है, COH का। यहाँ पे जो बंद है वो किसका है, COH का, और इसके इस तरफ किसका होगा, NH2 का। इन दोनों के मध्य चौथा स्टेप बना लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ये इधर है यहाँ पे COH और यहाँ पे है NH2। ये हमारा दूसरा वाला टीआरएनए, ये हमारा पहला वाला टीआरएनए। हम देख रहे हैं ये वाला एग्जिट वाला पॉइंट है। ये जो दूसरा वाला टीआरएनए है और पहले वाले टीआरएनए के मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। कितने, मतलब जैसे दो एमिनो जो टीआरएनए होते हैं उसके मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। अब पेप्टाइड बंध जो है वो आगे बनने से ये वाला जो सेकंड वाला टीआरएनए है वो किस तरफ आगे आएगा, पहले वाले टीआरएनए की तरफ। जैसे
ये वाला दूसरा वाला अब आ गया है कहाँ पे, पहले वाली जगह, और पहले वाला कहाँ पे है बच्चों, थोड़ा सा ये कौन सा था, COOH, और ये था कौन सा, NH2। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। अब तीसरा वाला, दूसरा ये वाला और पहला ये वाला, यहाँ पे है हमारा एग्जिट पॉइंट। इन दोनों के मध्य ये जो पेप्टाइड बंध बना है, ये हमारा असल में किसको बनाएगा, अमीनो अम्ल को। किसको बनाएगा बच्चों, यही हमारा प्रोसेस होता है कि हम आरएनए से किसका निर्माण करने वाले हैं, प्रोटीन का निर्माण करने वाले हैं। एक टीआरएनए के COOH और दूसरे के NH2 के मध्य क्या बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है, जो हमारे अमीनो अम्ल को दर्शाता है। अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो सेम टू सेम होगा। अब जो तीसरा टीआरएनए आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे, एक बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। नीचे की ओर कौन सा उपस्थित है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई, और ऊपर की ओर उपस्थित है कौन सी, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई। राइबोसोम की बड़ी जो उप इकाई है, यहाँ पे हम देखते हैं, माना कि हमने अभी तक 2 से 4 टीआरएनए को यूज में ले लिया है, और हमने कितने एमिनो अम्ल बना दिए हैं, एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड, ऐसी हमने श्रृंखला बना दी है। जैसे अगला जो टीआरएनए माना कि यहां से जुड़ा हुआ है, और अगला जो है वो यहां से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, हमने जब पहला लिया होगा तब हमारे पास एक एमिनो एसिड बना होगा, पहले और दूसरे के बीच में एक बना होगा, दूसरे और तीसरे के बीच में 2 बना होगा, तीसरे और चौथे के बीच में तीसरा बना होगा, चौथे और पांचवे के बीच में, जैसे हम यहाँ एक और बना देते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये पे जो होगा वो अब बनेगा कौन सा बच्चों, चौथा एमिनो एसिड बनेगा, तीसरा चौथा, और तो ये जो होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, ये चौथा और पांचवें नंबर क्या होगा, चौथा 5 और 6 नंबर के टीआरएनए। कुछ इस प्रकार से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो टीआरएनए काम में नहीं आते हैं वो टीआरएनए कहाँ चले जाते हैं, एग्जिट साइड से बाहर की ओर चले जाते हैं, और जो टीआरएनए यूज में आ रहे हैं उनसे हम किसका निर्माण कर लेते हैं बच्चों, एमिनो एसिड का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं किसका निर्माण हो चुका है, एमिनो एसिड का। अब अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो है प्रोसेस अब आगे जाके रुकने कैसे वाला है, तो ये इलोंगेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा है, दीर्घीकरण का प्रोसेस पढ़ा है, जिसके अंदर हमने जो इलोंगेशन कैसे होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इसी तरह ये जो एमिनो एसिड है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रोटीन निर्माण को प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं। आगे जो प्रोसेस होगा वो रुकने कैसे वाला है, तो अगर बात करें जो हमारे पास COOH और NH2 के मध्य जो पेप्टाइड बंध होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। जो इलोंगेशन का जो प्रोसेस है जो हमने अभी तक देखा है वो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप याद रख सकते हैं EEF1 तथा EEF जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के द्वारा निर्देशित होता है, ध्यान में रखा जाता है। तीसरा जो हमारा समापन का पॉइंट होने वाला है वो किसके द्वारा होता है, तो ERF1 करके जो फैक्टर होता है उसके द्वारा समापन को दर्शाया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो थी, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है, इसके बंध को क्या करना पड़ेगा, हमको तोड़ना पड़ेगा, बंध को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और बंध के ब्रेक होने से ही हमारा जो होगा वो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। इसलिए आज हमने देखा है कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताएं, तथा अगर आप इससे बेहतर या और कहीं और से पढ़ा है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे के वीडियो में हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं तथा निरंतर इसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।